नाजरीन की खिदमत में हमारा आदाब। नाजरीन, डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करते हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। जैसा कि मैं हर दफ़ा याद दहानी के लिए कहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मैदा। पिछली बार हमने दिल पर गुफ्तगू की थी और उसके साथ लहसुन पर हमारी गुफ्तगू रही। इस बार हम मैदे पर गुफ्तगू करेंगे, निज़ाम हाज़िमा और अल्सर के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू होगी और उसके बाद हस्ब मामूल हम गुफ्तगू करेंगे अदरक पर। लिहाजा मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि मैदे की एनाटॉमी पर कुछ अपने ख़यालात का इजहार करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी परंपरा रही है। एक तरह से ये है कि हम लोग जो है जिस ऑर्गन पे बात करते हैं इंशाल्लाह उसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रोशनी डाल, बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब। ये इम्पॉर्टेंट है। मैदा जो है हमारे जिस्म के अंदर एक थैला है, सैक जिसको कहते हैं, हॉलो चीज़ होती है। अच्छा, उससे पहले कि मैं उसके मुताल्लिक़ और बताऊं, जीआई ट्रैक्ट आप शायद जानते हैं। जीआई ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको कहते हैं। वो जो है मुंह से शुरू होकर के आंत की आखिरी सरे तक जाता है, जिसे रेक्टम कहते हैं। जी जी। तो उसका एक हिस्सा है मैदा। यहाँ से इसोफेगस जब जैसे ही ख़त्म होता तो मैदा अपनी शक्ल ले लेता है। ये बिल्कुल इस तरह से फैला हुआ है, सैक है। और वो सैक के अंदर कुछ इस तरह की परतें होती हैं जो हर तरह की ज़ियादती को, ज़बरदस्ती को बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि हज़रत इंसान जो है हर टाइप के खाने खाता है। जी जी। एसिडिटी के भी ले लेता है, तेज़, खारा, खट्टा, बहुत ज़्यादा ये मसालेदार तमाम चीज़ें खाते हैं, तो उस बेचारे को बर्दाश्त करना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह ने उसमें जो है कुछ इस तरह के लाइनिंग दे रखी है उसको कि वो सब चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। इसको मैदा कहते हैं। एंड जो खाने को अपने अंदर होल्ड करता है, अपने अंदर समा कर इसको जो है वो आहिस्ता 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 उससे हज़म करने की कोशिश करता है। जी, इसे मैदा कहते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं निज़ाम हाज़िमा पर, क्योंकि मैदा और हाज़िमा एक साथ जुड़ी हुई बातें हैं। निज़ाम हाज़िमा, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अभी क्या है कि निज़ाम हाज़िमा ने जैसे ही चबी हुई ग़िज़ा, और आपको शायद मालूम है कि हमारा फ़ेल हाज़िमा, निज़ाम हाज़िमा जिसको कहते हैं, वो शुरू होता है मुंह से। जी। क्योंकि लुआब जो है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत होते हैं जो मसोड़ों के बीच में छिपे हुए हैं, उसमें से निकलता है। तो अगर आप सख्त चीज़ भी उसको चबाते जाएँ तो उसके अंदर जो है वो नरमी पैदा हो जाती है। वो इसलिए कि लुआब उसके अंदर जमता है। तो वहाँ से फ़ेल हाज़िमा शुरू होकर के जैसे ही अंदर पहुँचेगा तो उसको जो है वो सबसे पहले तो उसके पार्टिकल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके इसमें मैदे में जाने के बाद मोटे मोटे टुकड़े बारीक बारीक हो जाएंगे, बहुत बारीक और बारीक पिसना शुरू हो जाता है। जी, पिसना शुरू होता है। हम बोलते ना चक्की अच्छी है आपकी, तो दरअसल वो है, वो चक्की तो नहीं है वहाँ, वो कहते हैं ये था। तो जो है वो बराबर हो करके इस काबिल बन जाता है। गाड़ी सख्त से सख्त चीज़ भी अगर आप खाएँगे तो मैदे में पहुँच गंजी की शक्ल बन जाती है। इन्हें सेमी सॉलिड चीज़ टोटली बन जाती है। और वहाँ से इधर से उधर होते हुए बहुत सी चीज़ें ग़िज़ायत उसके अंदर से उससे में इस्तेमाल में आती है वो। और वो जब च्यू करके आप जब सॉलो करते हैं तो तमाम चीज़ें वहाँ से होकर वहाँ से डियोडिनल से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मैदे का ये निज़ाम हाज़िमा है। लेकिन साहब, एक अंग्रेज़ी में कहावत है, ईट योर वाटर, ड्रिंक योर फूड। ईट योर वाटर, ड्रिंक योर फूड। यानी आप अपना पानी आहिस्ता आहिस्ता पिए और खाना इस कदर चबाए कि वो पानी हो जाए, यानी ज़्यादा चबाकर, अच्छा चबाकर आप खाएं, जिससे जितना जी बहुत सही है, बहुत सही है। यानी जितनी ज़्यादा तौर आप उसको चबाते रहेंगे उसमें जो है आपके हाज़िमे में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इत्मीनान के साथ आप जितनी चीज़ों से फ़ायदा उठाना हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला जो चीज़ें इसका फ़ायदा उनको हमें देना चाहता है वो पूरे का पूरा होता है। जल्दी जल्दी चबाना, जल्दी जल्दी निगलना, जल्दी जल्दी से भेजना। तो मैं एक बात फिर बता दूं आपको कि हमारे मुंह में दांत होते हैं, जी बिल्कुल, मैदे में नहीं होते। बिल्कुल सही बात। तो जो है वो हमको जो है दांतों का इस्तेमाल सही करके हम लोग जो है उससे बराबर से उसका इस्तेमाल करना है। तो
और देखिए डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको ये बताऊँ, दरमियान में एक मजहबी नुक्ता भी है, जैसा कि इरशाद हुआ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किस तरह मैदे का इस्तेमाल हम लोग करें। जी जी। यानी खाने के मुताल्लिक़ यूँ कहा जाता है कि उसके 4 हिस्से कर लें, यानी मैदे के 4 हिस्से कर लें, 2 हिस्से खाने के लिए और 1 हिस्सा पानी के लिए और 1 हिस्सा खाली रहे। हाँ। और ये भी कहा गया है कि दस्तरखान से आप उस वक्त उठ जाएं जब अभी अभी आपको भूख लग रही हो, यानी आपकी भूख पूरी ख़त्म ना हुआ हो तो खाना छोड़ दें। तो इससे क्या होता है, निज़ाम हाजिमे में जो है इत्दल रहता है और अच्छा रहता है और आपकी सेहत बनी रहती है। एक और बात ये भी है कि हमारे मज़हब में कहा गया है कि अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि खाने के बाद फ़ौरन पानी मत पिए, बल्कि तकरीबन एक आधा घंटा ठहर कर छोड़कर आप पानी पिएँ, जिससे निज़ाम हाजिमा बराबर अपने बहाल रहता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपको थोड़ा सा आपकी बात को रोकते हुए मैं कहूँगा कि जैसे ही खाने की तमाम चीज़ें स्टमक में पहुँचते हैं, चारों तरफ से जो है अलग अलग फ़ेल हाजिमा को यानी ताकत और तक़वियत देने वाली चीज़ें आ जाती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है, एंजाइम्स आते हैं, दूसरा अपना बाइल जूस वगैरह सब आते हैं, ये तमाम मिक्स होते रहते हैं, मिक्स होकर के जाते हैं। अगर हम लोग पानी के साथ एक एक निवाले को पानी पीते जाएंगे तो वो जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो पतले हो जाएंगे। जी जी। तो डाइल्यूट हो जाते हैं वो। तो होने के बाद खाना इतनी अच्छी तरह से हज़म नहीं होता, आसानी से हज़म नहीं होता, आसानी से हज़म नहीं होता, और फिर अब उसमें उसके हाजिमे में फ़र्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा पानी को जो है उस पूरे मैदे को अच्छी तरह हज़म कर लेने के बाद जो वक्त बनता है उस वक्त पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल का ट्रेंड हो गया है। ट्रेंड क्या है, बिल्कुल सही तरीक़ा ये करने का। जी जी जी। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, अब रहा हाजिमे के बाद, ये अल्सर क्या है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैं जो है वो अल्सर को पहुंचने से पहले अगर मैं ये डाइजेशन का फेल क्या है उस पर ज़रा बात करूँ तो अच्छा है। अपर अब्डोमिनल में, अपर अब्डोमिन अब्डोमिन के ज़रा सा ऊपर के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में जो है गैस बन जाती है, उबार सा आ जाता है। तो ये जो है उसको कहते हैं, ये एसिडिटी हम लोगों में कॉमन बात हो गई है। हाँ जी, ये एसिडिटी आ जाती है। इसलिए एसिडिटी आ जाती है कि हम लोग जो है खाने को सही तौर पर उसे चबाते नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो कभी कभी क्या है, मैं इससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा मैं। हमारा एक उसूल ऐसा है कि जो चीज़ को हम खाते हैं और जहाँ वो अब्डोमेन में पहुँचता है, वो पहुँचने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर उसे हज़म होने और उसको पुश करने का वक्त चाहिए। और अगर समझो आधा हुआ है, वो आधा डाइजेस्ट हुआ है और हम लोग कुछ और चीज़ खा लेते हैं, तो मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ कि चावल आपने चूल्हे पे चढ़ाया है, आधा गला हुआ है, फिर नया चावल उसके अंदर डाल रहे हैं, तो क्या हालत होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी खाते हैं उन तमाम चीज़ों को बराबर हज़म होकर और पुश हो जाए, वो थोड़ा वक्फा दिया जाए। हाँ, थोड़ा सा वक्फा देकर कर कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा का ये चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी दावत उड़ा के बाहर निकलते हैं, दोस्त कहता है चलो कुछ और खाएंगे, तो वहाँ भी जाके खाएंगे, तो वो आधा पीधा हज़म हुआ है, उसके ऊपर दूसरी चीज़ पड़ती है, तो यहाँ जो है डाइजेशन का बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है उसके साथ। तो उसमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, सुकून नहीं मिलता इंसान को, बहुत पेट मोटा मोटा भूरा फूल जाता है। हाँ, और फिर छाती में जलन सी महसूस होती है उसको। जब डकार लेंगे तो वो अंदर खाया पिया जो है तेज़ चीज़ें इसमें पहुंच जाती हैं। और वो एक तरह का ब्लॉटिंग, बर्निंग सेंसेशन होती है, ब्लॉटिंग, एकदम पेट फूल जाता है, कुछ बदबू सी भी आने लगती है। जी, हाँ बिल्कुल। और फिर उसमें गैस सी फीलिंग आने लग जाती है, और उसके बाद आपको उबकाई आती है। इन्हें जैसे कि अभी खाई हुआ या नहीं हुआ, अब फीलिंग ऑफ फुलनेस है ना, मतलब भरा, बहुत भरा हुआ, ना बैठे चैन, ना सोए चैन, ना औंधे मुँह सोए, राइट साइड लेफ्ट साइड किसी में भी कोई। उसके बाद जो है वो क्या है कि बराबर हमको खाने के बाद उसका ज़रा सा वक्फा दें, और जैसा कि आपने कहा कि आधा पेट खाएं, थोड़ा सा पानी पिए ताकि हज़म हो सके, फिर खाली जगह पाए ताकि इधर उधर घूमने के लिए उसके लिए जगह मिले। ये जो सुन्नत है ये आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, बिल्कुल हर डॉक्टर ये कह रहा है। जी। और देखिए डॉक्टर साहब, ये एसिडिटी की जब बात निकली है तो मैं ये दरियाफ्त करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से भी एसिडिटी पैदा होती है, बराबर, जैसे दाल वगैरह का इस्तेमाल। जी, मैं अब ये चैप्टर को मैं इसे लास्ट में लूँ तो कुछ एतराज़ तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब जो है अब
अब अल्सर पे बात कर रहे थे। अल्सर पे बात कर रहे थे। जी, जी। ये अल्सर दरअसल होता क्या है, हमारे स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग है, जैसा कि मैंने कहा बहुत रगेड होती है, हाँ। बिल्कुल थैला जैसा एकदम रफ रहता वो, हर चीज़ के तरह के चीज़ों को बर्दाश्त करना, हजम करने के लिए रहता वो, मगर हम लोग उसे इतना बुरी तरह से उसे पेश आते हैं अपने स्टोमक के साथ कि वो जितनी भी तदारुक करो, जो भी तदारीक करो आप, जो है वो उससे हट करके चीज़ बन जाती है, तो उसकी लाइनिंग खुरुचने लगती है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल खुरुचने लगती है। स्टोमक की लाइनिंग जो है खुरुच कर, मसाले, तेज़, खार, ये वो सब मिला करके, नमकीन वगैरह सब मिला के वो खुद जैसे जैसे खुरुचते जाएगा तो वहाँ जो है अंदर से वो खून जैसी चीज़ आने लग जाती है। तो वो जो ज़ख्म जो बनता है, यानी खराश पैदा हो जी, जाती जी, है, जो एरोड हो जाता है वो, हाँ, मतलब वही। खिकोर के जो उसको निकाल लेते हैं, हाँ। तो वहाँ जो है उसको अल्सर कहते हैं। वो अल्सर जो है दो जगह बहुत कम है, डियोडिनल अल्सर एक और फिर पेप्टिक अल्सर एक, ये दो जगह जो है जहाँ से वो पास होता है। ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्सर को तक़वियत भी हम लोग ही देते हैं। हाँ। और वो नहीं, इसका इलाज भी है ना डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कुछ ऑपरेशन के जरिए भी वो आंतें कुछ ये की जाती हैं? यानी अब ऐसा समझो, हाँ। अब ये टोटल आंत है, एक आंत है ये, हाँ। यहाँ भी जख्म, वहाँ भी जख्म, वहाँ भी जख्म, सब हाँ। तरफ हो गया वो, तो जो है उसको कट करके फिर हाँ, जमा करके हम लोग जमाते हैं। लेकिन वो क्या हो गया कि आंत छोटी हो जाती है जी, उसमें, जी, जी। तो जो है इंसान में वो कंफर्ट नहीं रहता, इंसान में वो सुकून नहीं रहता, जो आराम नहीं रहता, हाँ। एकदम से सीधा खड़ा नहीं होता, हाँ। उसको झुक के चलना पड़ता हाँ, है। हाँ। तो इस तरह से जो है हाँ। ये अल्सर का इलाज भी ज़रूरी है। अच्छा। इन दिनों तो ऑपरेशन का पुराना हो गया तरीका, हाँ। काफ़ी दवाएं ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से अल्सर सही किया जा सकता है, अच्छा। प्रोवाइडेड हम डिसिप्लिन के साथ रहें। अच्छा। क्या डिसिप्लिन के साथ कि हमें चाहिए कि हम जो है तेज़ की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, हाँ। और चिकनी चीज़ें, सॉलिड चर्बी खा लें गोश्त के साथ, हाँ। सॉलिड तमाम तेल से बनी हुई पकोड़े, ये है वो है, तमाम चीज़ें जो अल्सर को अग्रेवेट करते हैं, अल्सर को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उसको जो है दे डिस्टर्ब द होल सिस्टम। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड करके डिसिप्लिन पैदा कर लें, वक्त पे खाएं, थोड़ा खाएं, मीठा चीज़ें खाएं, और वो ऐसी चीज़ें जो तेज़ नहीं है, तेज़ाबियत नहीं है, चिकनायत नहीं है, तो अल्लाह का करम हो जाता है उसके। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, अगर फर्ज कीजिए किसी को बदहज़मी हो गई, हाँ। यानी उसका हाजिमा ख़राब हो गया, जी। तो इसको बहाल कैसे किया जा सकता है डॉक्टर साहब? कोई दरअसल बदहज़मी जो होती है, हाँ, वो हमारी गलती की तरफ से ही होती है। जैसे कि हम लोग जो है आसानी से हज़म नहीं होने वाली चीज़ों को हम लोग खा लेते हैं जी। अब उसके ऊपर वो किया, उसके ऊपर वो किया, उसके ऊपर ये किया। कई लोग जो है खाना खाने के बाद मूंगफली खाते हैं, ये बहुत ख़राब है। हाँ। और कई लोग जो है मूंगफली खाने के बाद या खाने के बाद जो है फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। हाँ। ये फ्रूट जो है एक सॉफ्ट ग़िज़ा होती है, और हम लोग जो बिरयानी वगैरह जो भी खाते हैं वो हार्ड ग़िज़ा होती है। तो सॉफ्ट ग़िज़ा को पहले दे करके ऊपर अगर हम बिरयानी डालें तो बहुत यानी आपके कहने का मतलब ये कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल पहले हो। बिल्कुल सही। नरम ग़िज़ा जो आसानी से हज़म हो सकती है वो उसको पहले लेकर के उसके ऊपर आप ये करें तो ठीक है, वो आसानी से पास हो जाएगी। उसके बाद उसके लिए जगह बाकी रहती है। हाँ। जी। और इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें जूद हज़म होती हैं, यानी जल्द हज़म हो जाती हैं। जी। कुछ चीज़ें जो हैं वो देर से हज़म होती हैं। हाँ। ये कुछ क्या है डॉक्टर साहब, कुछ आप? अच्छा मैं बताऊं आपको, चंद सब्जियां जिनको हम आसमान पे बिठा के रखें, सब्जियां जो है बहुत अच्छी है, ये है वो है वगैरह वगैरह सभी। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले हमको फैटी फूड्स को अवॉइड करनी है। चर्बी बहुत देर से हज़म होती है, खाना हज़म हो जाएगा, रोटी हज़म हो जाएगी, उसके साथ खाया हुआ चकना हज़म हो जाएगा, और चर्बी के टुकड़े बाकी रहते हैं, और जो पिघल के और तहसी बन जाती है वो बिल्कुल हज़म नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा सबब है कि हमारी हाजिमे को ख़त्म करने के वास्ते ये अवॉइड कर। और दूसरी, और देखिए हमारे पास यानी इंसानों के पास कुछ ऐसे बुरी आदतें आ गई हैं हमको कि जिसे हम अपना एक लग्जरी समझते हैं। हाँ। जैसे दावतों में आप क्या करते हैं, फिजी ड्रिंक्स आप समझते हैं, फिजी ड्रिंक्स यानी वो ऐसा ड्रिंक जो उसको खोलने से अंदर से जो गैस निकलती है। हाँ, जो गैस निकलती है उसको फिजी ड्रिंक्स कहते हैं। हाँ। अक्सर दावतों में, बड़े बड़े दावतों में, बड़े बड़े होटलों में जो है फिजी ड्रिंक्स रखे रहते हैं, जो खाने के बाद खाते हैं। यही है वो फसाद की जड़ जो खाने को उस दिन। अब देखिए डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल में हम लोग देखते हैं, हाँ। बिरयानी के साथ पेप्सी की बोतल होती है पानी की जगह, तो रोकने के बावजूद भी कहते हैं कि इसलिए फ़ायदेमंद है, जबकि नुकसान पहुंचाती है। बहुत नुकसान। जी। अच्छा एक तो वो हो गया। हाँ। दूसरा हमको एक तो, और दूसरी चीज़ क्या है कि अवॉइड फैटी फूड्स हो गया, फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे,
आराम से स्लोली, इसकी अब मज़हब भी इजाज़त देता है हमको, चबा चबा कर इत्मीनान के साथ पानी भी आहिस्ता पिएँ, खाना भी आहिस्ता आहिस्ता खाएँ। अब उस तरह से जो है बहुत स्लोली करेंगे और फिर स्मोकिंग को टोटली अवॉइड कर देंगे। बीड़ी सिगरेट जो है बहुत ही ख़राब चीज़ है। उसके अलावा आजकल नौजवानों में एक और प्रॉब्लम आ गई है कि लोग बेकार में खामखा का चिंगम चबाते रहते हैं लोग। हाँ, वो एक आदत चिंगम चबाने से क्या है कि लुआब जो है बिल्कुल लुआब सीधे सीधे पेट में जब जाएगा तो उस खाने के साथ अगर पहुंचता है वो तो फ़ायदेमंद है। बिल्कुल वही नंगा सा अगर वो चले जाता है सॉलिड यानी फ्रैंक, खुद अपने आप, हाँ फ्रैंक अगर सलेवा बॉडी में पहुंचता है अपने तो वो नुकसान करता है वो। अब उसके अलावा क्या है, और हम लोगों में एक आदत क्या है कि खाना खाया, कार में बैठे, सीधे घर को गए, कपड़े चेंज करे, सो गए, कोई एक्सरसाइज नहीं, थोड़ी सी वॉक भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, तो इस तरह से अगर एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो भी हाजिमा हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, और फिर क्या है कि इस तरह की चीज़ें जो गैस पैदा कर सकती हैं उनको भी टोटली अवॉइड करना। वही और उनको भी टोटली अवॉइड करना है हमको। जैसे कि हमको पता है, जैसे मूंगफली की चीज़ें खाने से, बड़े पकोड़े खाने से, तेल से बनी हुई चीज़ें खाने से अब इसमें जो है गैस पैदा हो जाती है इसके अंदर। जैसे अचार के ज़्यादा इस्तेमाल से, और पहले अलग खाया, उसके बाद बीच में अलग किया, फिर शाम को अलग किया, एक चीज़ अलग है, उसके ऊपर दूसरी है, उसके ऊपर तीसरी है, तो इस तरह से जो गलत चीज़ें एक के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वो गैस पैदा कर देते हैं। और उसमें क्या है कि वो गैस का ये क्या है, एक तो उबार होगा, उसके बाद जो डकार आती है, बदबूदार डकार आती है, वो जिसको खट्टी डकार कहते हैं आमतौर पर, इसका मतलब यही है कि हमारा फेल हाजिमा एकदम ख़राब हो रहा है। जी जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों की आदत होती है वो गोलियां खा लेते हैं, यानी कोई बदहज़मी हो रही है, एसिडिटी या डकार आने शुरू हो जाते हैं, तो जाते हैं कोई गोली ले लेते हैं, ये क्या है डॉक्टर साहब? ये जरा एक बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी। कैबेज आप समझते हैं, गोभी, हाँ, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, जी जी जी, बहुत देर से हजम होती है, उसको अच्छी तरह पका के खाना बहुत ज़रूरी है। ब्रोकोली यानी वो कॉलीफ्लावर जैसी चीज़ होती है। हाँ। उसके अलावा बीन्स जिसको कहते हैं, बीन्स यानी बीज वो है, सेम की फली जैसा। हाँ, सेम की फली का जो बीज वो है। हाँ। और फिर उसके बाद फाइब्रस वेजीज जैसे कि मूली है, हाँ, मूली से भी थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचता है। हाँ। अलग अलग चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे तो बहुत सारा है जी। हाँ, अनप्रॉपर कुक। अच्छा, और फिर क्या है कि लोग बराबर नामुनासिब पका हुआ गोश्त खा लेते हैं। हाँ। जिसे बारबेक्यू में रखते हैं, ये हिस्सा पका है, वो हिस्सा नहीं पका है, वो खा लेते, मिला के चबाते हैं, वो भी बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा चर्बीदार चीज़ें लेकर के करने का नहीं, कुछ देखिए साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि अध कच्ची पकी तरकारी, यानी ये पूरी तरह ना पकी हो, हाँ, अध पकी ही रह जाए, जी जी, तो इसका इस्तेमाल अच्छा है कहते हैं। नहीं, कुछ तरकारियाँ ऐसे हैं, कुछ सब्जियाँ ऐसे हैं जो अध पकी भी बहुत अच्छी रहती हैं, बल्कि फ्रैंक कच्ची तरकारी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि प्याज खाएंगे, या प्याज को जो है आप कच्ची खाएंगे तो वो देर हजम है, पका हुआ खाएंगे तो वो फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल, अदरक भी इसी तरह से, कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो अध कच्ची को बेहतर है हम लोग नहीं खाएं। तो वो जानवरों का मैदा बिल्कुल अलग होता है जो ज़िंदगी भर कच्चे चीज़ें खाती हैं, लेकिन इंसानों का मैदा बिल्कुल अलग होता है जो नज़ाकत से भरा हुआ है। तो इस तरह से तमाम पकी हुई चीज़ें लेना भी बहुत ही अच्छा है। हाँ। और फिर फ्रूट को जो है खाने के बाद नहीं लेना, जैसे कि मैंने अभी कहा था। हाँ। अच्छा, और आप क्या पूछ रहे थे, गोली खाने के लिए? हाँ जी जी। अब ये क्या है कि मान लो कोई इंसान एक ऐसा है, कोई शख्स है जिसका हाजिमा इतना अच्छा नहीं है, अब हज़म करने वाला उसका मादा जो है बहुत कम है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, 3-4 किस्म के मुर्ग होते हैं, 3-4 किस्म की बिरयानी वगैरह होते हैं, इन सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते, खाना है। तो लिहाजा ये क्या करते हैं, एक पेंटाप्राजोल एक दवा का नाम है, वो ये गोली पहले खा लेंगे, खाने से 10-15 मिनट पहले, तो वो जा करके माहौल बनाता है वो दवा। वो माहौल बना करके अब तमाम चीज़ें जो ऊपर से आती हैं तो उसमें जो है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके खा लेते हैं वो। हाँ। उसको पेंटाप्राजोल, तो खैर दवा का नाम है, मालिक्यूल का नाम है PAN40। एक दवा ऐसी है जो इसे आप इससे टोटली तौर पर इस्तेमाल करके आप खा सकते हैं। इसमें नुकसान नहीं है। हाँ। बिल्कुल नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा ही होगा इसमें। अच्छा। इससे बहुत फ़ायदा होता है, वो करके खाएंगे। और अगर समझो अल्सर हो गया, किसी को गैस हो गई है, तो बराबर 60 गोलियाँ आप ले लें PAN40 के, एक सुबह में नाश्ते से पहले, एक डिनर से पहले। इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो हफ्ते में बिल्कुल आपका हाजिमा सही हो जाएगा। लेकिन आपको 3 हफ्ते और लेने हैं ताकि आपका पत्थर जैसा मिजाज बन जाए आपको। तो इस तरह से करेंगे तो अल्लाह का करम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अब हम करीब हमारे गुफ्तगू के अख्ताम पर पहुँचे हैं, तो मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल आपके सामने रखना चाहूँगा, बिलखुसूस खाने के ताल्लुक़ से। तो अक्सर
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सिर्फ एक ही सालन हुआ करता था, एक किस्म का। हाँ आपने कहा कि हमा किस्म के ग़िज़ा खाने से मैदे में ख़राबी आती है। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सिर्फ ये एक ही किस्म का सालन हुआ करता था, और अक्सर आप कहा करते थे कि इस तरह के इस्तेमाल से उसका जो फ़ायदा आपको पहुंचना है वो पहुंचेगा। बराबर। तो ये बात है हज़रत। अब हम अपने जो गुफ्तगू मैदे पर हो रही थी, उसके बाद हस्ब मामूल हम लोग आते हैं अदरक पर। डॉक्टर साहब, अदरक, इसके आप फ़वाइद बताएं। हालांकि रोज़ाना के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, हाँ। बहुत सारे लोग इसके फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं। जी। मैं चाहूँगा कि आप इसकी तफसील बताएं। ये रही अदरक। आप तो जानते हैं हर किचन में होती है अदरक। ये बहुत ज़्यादा पंजे की शक्ल में है, अदरक का पंजा ही है ये है अदरक। आप आराम से देख सकते हैं, आप ये अदरक है ये। तो अब इसमें अब सबसे पहले अदरक की ईजाद जो है चीन में हुई। जी। चीन में, और लोग जो है चीन में एक मलाक्कू एक इलाक़ा था, उस मलाक्कू में इसका ईजाद हुआ, वो यानी मतलब उसकी पैदावार हुई। अच्छा, अदरक को इतना अहम समझा गया था कि एक अदरक की छोटे से पीस को हासिल करने के, टुकड़े को हासिल करने के लोग बकरा दे देते थे। यानी इतना बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ थी। इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते। अब वो ये जो अब मैंने कहा आपको कि मलाक्कू एक आइलैंड ऐसा है जहाँ पे बहुत सी स्पाइसेस वहीं पैदा हुई चीन में। तो अब उसमें क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि जिसको फ्लू आती है, जिसको नाक बहती हो, जिसको सर्दी हो गई हो, वो अदरक की चाय बनाकर पिए तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम हो जाएगा। इट इज़ गुड फॉर हार्ट आल्सो। दिल की बीमारी, अमराज क़ल्ब जिसको कहते हैं, इसका सही इस्तेमाल। थोड़ा सा याद रखिए बात, अदरक की चटनी बना के नहीं पीना है आपको। थोड़ा सा बना के थोड़ा सा लेंगे तो इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट। और फिर जो है जिस्म में सोजिश जिसको कहते हैं, जलन जिसको कहते हैं, वो चीज़ भी तमाम ख़त्म हो जाती है। और फिर क्या है कि कैंसर को आने नहीं देता अगर इसका इस्तेमाल बाकायदा तौर पर करते रहे। तो कैंसर आ जाने के बाद अदरक बेकार हो जाती है, आने से पहले जो है उसको खाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि दिमागी काम करने वाले, जैसे कि आप हैं, आप शायर हैं, आप अदीब हैं, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको अगर अदरक दिया गया तो आपकी दिमागी क़ुव्वत, आपकी दिमागी ताकत मज़ीद इजाफे में आ जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ होती है वो। और फिर क्या है कि जिस्म में के मसल्स में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। अब वो जैसे कि पेन्स होते हैं, दर्द से एक्स एंड पेन जिसको कहते हैं, जोड़ों का दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बदन में कसकसाहट इस तरह से लोग करते हैं, यूँ करते हैं, तो उसके लिए भी जो है बहुत अच्छा रहेगा। और फिर अभी जो हमने जो इंडाइजेशन के मुताल्लिक़ कहा है, तो इसके लिए अगर हम अदरक का मुरब्बा खाते चले, अदरक का मुरब्बा खाते चले तो डाइजेशन भी इंशाल्लाह अल्लाह का करम होता है। और अगर समझो किसी को मतली आ रही है, मतली जैसी कैफियत हो रही है, नाज़िया जिसको कहते हैं, तो वो भी जो है अदरक के इस्तेमाल से इंशाल्लाह सही हो जाता है। और फिर हमारा जो जिगर है, जिसके अंदर खून स्टॉक रहता है, जिगर में भी कई बीमारियां आ सकते हैं, वो जिगर की बीमारियों के लिए भी है ये तरियाक है, यानी बहुत अच्छा काम करता है ये जिगर के लिए भी माशाल्लाह बहुत ये है। और फिर उसमें दूसरी बात यह है कि आजकल यंग बच्चियां जो होती हैं, उनके जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो उसमें उनको जो है वो क्या है कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जिसको कहते हैं, निचले पेट में बहुत दर्द होता है, उनको बहुत तड़प जाती हैं बच्चियाँ वो। तो उसके लिए भी अगर अदरक का जूस और नींबू और शक्कर मिला के पिलाते चले तो इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। और फिर और सबसे बड़ी बात, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इस पर कल हमने बात की थी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है ये। और फिर जिस्म के अंदर जो बड़ी कीड़े जो पैदा हो जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, अब वो बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, ये अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ शायद आप जानते हैं, पता है आपको कि लोगों को भूलने की बीमारी है, भूल जाते हैं। इस पे तो ड्रामे भी आ गए हैं, बहुत कुछ हुआ है, उमर शरीफ का ड्रामा भी था उसमें। तो जो है ये अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, यानी दिमाग को सही तौर पर अपना काम करने में मदद देता है ये। और फिर क्या है कि DNA जिसको कहते हैं, DNA हमारे जो आजकल जो था वो DNA को महफूज रखता है, वो बराबर उससे DNA को ख़राब होने नहीं देता वो। और फिर ट्रीट्स आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द और हड्डियों में दर्द, टू
हीटेड, अच्छा। अब उसमें उसके लिए क्या है कि उसके लिए भी आप अदरक लेंगे। अब अदरक को खाने का सही तरीका ये है भाईजान कि जो है आप उसको पीस करके उसका अर्क निकालेंगे, नींबू डालेंगे, शक्कर मिलाएंगे या नींबू या गुड़ मिला के पिएंगे, ये सबसे बेहतर चीज़ है ये। लोग तो मैंने यहाँ तक देखा है कि अदरक को पीस करके बॉटली में रख के आप इस तरह देते हो लोग, फ्रिज वगैरह में रख लेते। ये तो 3 चीज़ें मिला दिया, ये बेहतर तरीका है, बेहतरीन तरीका है। और फिर अदरक का मुरब्बा भी रख लेंगे आप। वो सूखा मुरब्बा भी मिलता है, कच्चा मुरब्बा भी मिलता है। तो इस तरह से करेंगे तो अदरक जो है काफ़ी मुफीद ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ इतनी चीज़ें काफ़ी है हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने अदरक के ताल्लुक से बड़ी कारआमद और मुफीद बातें बताएं। देखा जाए तो इसका इस्तेमाल दुनिया भर में होता है। देखिए, अरबी ज़बान में उसको ज़ंजबील कहते हैं। ज़ंजबील, हाँ, फ़ारसी में भी ज़ंजबील कहते हैं। अफ्रीकी ज़बान में इसको सवाहिली, ज़ुल्म में जिंजर, अंग्रेज़ी में भी जिंजर ही कहते हैं। पंजाबी में अदार का, गुजराती में जिंजार, मराठी में जिंजार या आले, हिंदी में अदरक। जी। तो दरअसल ये अदरक जो है वाकई हमारे हाज़मे में बड़ी मुफीद और कारआमद चीज़ साबित होती है। डॉक्टर साहब, नाज़रीन, आज आपने मैदे और अदरक पर डॉक्टर साहब से मुफीद मालूमात हासिल की। मैं समझता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आप इसको शेयर ज़रूर करें। ये कारआमद बातें लोगों तक पहुँचे, आम हो जाए, हमारा यही मकसद है। वरना शेयर करवाना या आपसे लाइक करवाने की गुजारिश करना ये अलग बात है, पर हम चाहते हैं कि इसको शेयर ज़रूर करें ताकि मुफीद कारआमद बातें आम हो, आम लोगों तक पहुँचे। अगला हमारा यानी अगला एपिसोड जो होगा, हम उसमें आर्थराइटिस की बात करेंगे, यानी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द वगैरह, और उसके साथ हम लेंगे प्याज। डॉक्टर साहब, हम आज की इस गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करते हैं और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।